नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब साथियों। आपके पास 37 दिन बचे हैं, 37 दिन, ठीक है, 37 डेज बचे हुए हैं साथियों। तो रीट का हिंदी मॉडल पेपर नंबर 29 लेकर आया हूँ। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं जो पूर्णतः संशोधित सिलेबस है। उन सभी का समावेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा साथियों। तैयारी को एक अच्छी और सार्थक दिशा प्रदान करने के लिए आप इस टेस्ट को ज़रूर अटेंड करिएगा। पूरे के पूरे 30 प्रश्नों को हल करके ही जाइएगा। जी हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन, हाय बेचारे की टांग टूट गई, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग सही होगा। देखिए, वाक्य जो दिया गया है, वाक्य के भावों को देखते हुए विराम चिन्ह जो उचित आपको लगता है उसका चयन करना है। पहला है हाय, फिर यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह, बेचारे की टांग टूट गई। दूसरा है हाय, यहाँ है अर्धविराम चिन्ह, बेचारे की टांग टूट गई। तीसरा वापस हाय, बेचारे की टांग टूट गई। और चौथा ये। तो विराम चिन्हों को अच्छी तरह से देख करके बताइएगा कि कौन सा वाक्य सही है। तो साथियों, हाय इस शब्द में आश्चर्य का बोध हो रहा है, विस्मय का बोध हो रहा है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो फिर दूसरा और चौथा गलत हो गया, हाय के जस्ट बाद ही आएगा। अब बेचारे की टांग टूट गई, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, इसलिए ये भी गलत। तो प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 1 में सही है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, अशुद्ध शब्द छांटिए, प्रागैतिहासिक, 19वीं, ज्योत्सना और स्वातंत्र्य। तो मित्रों बात करें, प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक शुद्ध है, 19वीं बिल्कुल शुद्ध है, स्वातंत्र्य में बिल्कुल नए और तरह आधा ही होता है। लेकिन जो ये ज्योत्सना है साथियों, ये ऐसे नहीं बल्कि ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर जो से सरोता वाला है वो पूरा नहीं बल्कि आधा होता है। तो ये क्या है, अशुद्ध। अतः तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए प्रश्न नंबर 3, चोर चलती गाड़ी से कूद गया, वाक्य में परसर्ग है, कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। आप कहोगे कि सर हमारे कारक का तो टॉपिक ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, लेवल 1 लेवल 2 दोनों में जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट भी हिंदी होती है, लैंग्वेज सेकंड भी हिंदी होती है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं आपके उपसर्ग का टॉपिक लेवल सेकंड के अंतर्गत लैंग्वेज सेकंड में बिल्कुल उपसर्ग या प्रसर्ग का टॉपिक दे रखा है। सॉरी, उपसर्ग का क्या, कारक का टॉपिक दे रखा है। तो मित्रों अगर हम बात करें तो चलती गाड़ी से कूद गया मतलब अलग हो गया, चलती गाड़ी से अलग हुआ ना, तो अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक रहेगा, कर्म, कर्ता, अपादान या संप्रदान। तो संप्रदान के लिए होता है कर्ता ने कर्म को, होता है कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। तो साथियों इसमें अपादान कारक है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4, स्टार लगाओ क्वेश्चन को। 39 का हिंदी मानक रूप है 39, 44, 39 और 39। साथियों सोच समझकर आंसर दीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम या तो 39 कह देते हैं या 39 कह देते हैं, लेकिन दोनों ही ये अशुद्ध है, बल्कि इसका शुद्ध मानक रूप है 39। कितना है, 39 है साथियों। श्योर हूँ 100% अच्छी तरह से चेक करके ही आंसर बता रहा हूँ। 39 कहा जाता है, 39 नहीं कहा जाता है। मैं वापस कह रहा हूँ कि 100% चेक करके ही 39 बता रहा हूँ। क्या कहते हैं इसको, 39 को हिंदी में 39 कहते हैं मानक रूप में, नो डाउट, 1% भी डाउट नहीं। तीसरा ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो 39 जिस पे आप रुके थे वो गलत है साथियों, इसलिए तो कहा था कि स्टार कर लो प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तीसरा विकल्प है चौथे में। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थानी भाषा में प्रचलित शब्द आंधी के आम या आंधी का आम, सॉरी
आंधी का आम का सही अर्थ है बहुत ऊंचा होना, बहुत सस्ता होना, बहुत कम वजनी होना और मुसीबत आना। तो साथियों आंधी का आम कहा जाता है बहुत सस्ता होना। जो चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है उसको कहते हैं आंधी का आम। साथियों दूसरा विकल्प है बहुत ऊंचा होना आंधी का आम नहीं कहलाता है, बहुत कम वजनी होना भी नहीं, मुसीबत आना भी नहीं, बल्कि बहुत सस्ता होना इसका अर्थ निकलता है। साथियों सेकंड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, राजस्थानी शब्द ठणनो का सही अर्थ है आभूषण, क्रोध का भाव, सजना संवरना और फूटा बर्तन। तो साथियों एक गाना आता है बन ठण, तो ये ठणना जो होता है इसका मतलब होता है सजना संवरना। बन ठण चली बोलो ए जाती है। तो साथियों वो जो गाना है उसमें ये जो ठण शब्द आया है ना उसका अर्थ सजना संवरना होता है मित्रों। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 है संपत्ति के सभी सगे होते हैं लोकोक्ति का सही अर्थ है कंगाली में आटा गीला, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, चांदी देखे चांद ना मुंह देखे व्यवहार, और बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो मित्रों संपत्ति के सभी सगे होते हैं अर्थात बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। अर्थात यह हुआ कि जिसके पास पैसे हैं उसके कई मित्र और कई उसके रिश्तेदार बन जाते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं हैं उसके रिश्तेदार और मित्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। साथियों यही वास्तविकता है, दुनिया की सच्चाई। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, मूर्ख व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है अक्ल चरने जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल का दुश्मन और उपयुक्त सभी। तो देखिए अक्ल चरने जाना और अक्ल पर पत्थर पड़ना ये मूर्ख व्यक्ति के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख व्यक्ति होता है। साथियों ओनली तीसरा ही विकल्प सही है। आप चाहे तो गूगल कर लीजिए, आप चाहे तो कहीं पर भी देख लीजिए, बिल्कुल ओनली अक्ल का दुश्मन का अर्थ ही मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। अक्ल चरने जाना और अक्ल पर पत्थर पड़ना कमेंट करके बताइए इनके आंसर अगर आपको पता हो तो। साथियों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, और बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। तो मित्रों देखिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है संज्ञा आश्रित। जो लड़का गाता है वह आ रहा है, तो जो कोई सा भी अगर वाक्य जो सो जब तब जो वह इस प्रकार से शब्दों से जुड़ा हो साथियों वो 100% मिश्र में ही आता है। यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, तो साथियों एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है, संबंध है दोनों का, तो बिल्कुल ये भी मिश्र का उदाहरण है। लेकिन बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं, तो किंतु अव्यय से ये वाक्य जुड़ा होता है, और जो वाक्य किंतु परंतु जैसे अव्ययों से जुड़े हो हमेशा संयुक्त में आते हैं। ये किसका उदाहरण है फिर? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अतः यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है 9वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। अप्रत्याशित शब्द के लिए सही वाक्य होगा जो कल्पना से परे हो, आशा के अनुरूप, जिसकी आशा न की जा सके और आशा अयोग्य। तो अप्रत्याशित शब्द को क्या कहा है, इसका अर्थ क्या निकलता है? साथियों कल्पना से परे हो तो कल्पनातीत कहलाता है, आशा के अनुरूप आशातीत कहलाएगा, लेकिन अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा न की जा सके उसको अप्रत्याशित के नाम से जाना जाता है। साथियों थर्ड विकल्प आपका प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11वां क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति और पशुता। तो साथियों पशु शब्द में जब इक प्रत्यय लगाया जाता है तो शब्द बनता है पाश्विक,
और यही पशु शब्द का सही विशेषण बनता है। प्रथम विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में राइट है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, गुरुमुखी पद में समास होगा तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। तो साथियों गुरु के मुख से निकली हुई गुरुमुखी जो कि पंजाब की भाषा है, पंजाबी सॉरी, जो कि कौन सी भाषा है, पंजाबी है साथियों। तीसरा अर्थ निकल रहा है भाषा विशेष के अर्थ में, अतः जहां पर भी तीसरा अर्थ निकले वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। दूसरा विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में राइट है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, वृक्ष छाया शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और इनमें से कोई नहीं। स्टार करो इस क्वेश्चन को मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका संधि विच्छेद होता है वृक्ष प्लस छाया बराबर शब्द बनता है वृक्ष छाया। देखिए मित्रों, अगर स्वर के बाद में 6 छतरी वाला आ जाता है तो उसके पहले 6 चम्मच वाला आधे का आगम हो जाता है और शब्द बन जाता है वृक्ष छाया। जैसे तरु प्लस छाया तरु छाया, पितृ प्लस छाया पितृ छाया, इन सभी में व्यंजन संधि है, विसर्ग नहीं है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वृक्ष प्लस छाया शब्द बन जाता है वृक्ष छाया, ऐसा हम कर देते हैं, जो कि गलत है साथियों। क्या है ये, गलत है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। तो साथियों यहाँ पर विसर्ग संधि न होकर व्यंजन संधि आपका राइट आंसर है। इस पर अगर आप, हो सकता है आपको डाउट हो, बट आपका डाउट गलत है, ओनली व्यंजन संधि ही आएगी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। चाहे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और एनसीईआरटी की किताबों में मिलान कर सकते हो इस नियम का आप। प्रश्न नंबर 14, वासुदेव शब्द में प्रत्यय है एव, आ, ए और व। तो साथियों वासुदेव का अगर हम विच्छेद करें तो ये होता है वसुदेव प्लस ए, ये ए प्रत्यय इसमें जुड़ जाता है इसलिए शब्द बन जाता है व में क्या होता है, आ हो जाएगा, फिर वासुदेव शब्द बनेगा। तीसरा विकल्प 14वें क्वेश्चन में राइट है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, निम्न में से गलत विलोम युग्म बताइए। सुबोध का दुर्बोध, विनीत का उद्दंड, नैसर्गिक का कृत्रिम और क्षमा का दंड। तो साथियों गलत विलोम युग्म की बात करें तो सुबोध और दुर्बोध। सुबोध जल्दी जो आसानी से मिल जाए, दुर्बोध जो आसानी से न मिले, तो साथियों ये तो सही है। विनीत का उद्दंड ही होता है साथियों। नैसर्गिक का कृत्रिम और क्षमा का दंड होता है, लेकिन नैसर्गिक का प्राकृतिक होगा, क्षमा का दंड ही होगा, विनीत का उद्दंड होगा, सुबोध का दुर्बोध होगा, नैसर्गिक का क्या होगा, प्राकृतिक होगा, कृत्रिम नहीं होगा। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, आसन्न भूतकाल। तो मित्रों समाज में पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी होती है, तो होती है, भविष्य की तो बात की नहीं जा रही है। अब हुई थी ऐसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो फिर ये भूतकाल में भी नहीं होगा। अब हो रही है ऐसा होता तो अपूर्ण वर्तमान आता, अतः यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है मित्रों। 16वें क्वेश्चन में आपके प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। चुनाव शब्द का सही बहुवचन होगा चुनावे, चुनावों, चुनावी और उपयुक्त सभी। तो साथियों चुनाव का होगा चुनावों, क्या होगा साथियों, चुनावों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट आते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 18 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 18 है, रायबर्न किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं? 5वीं, 6ठी, 9वीं और 10वीं। तो रायबर्न का मत है साथियों कि बच्चों को व्याकरण की शिक्षा कक्षा 6 से आरंभ करनी चाहिए, कि जब बालक कक्षा 6 में प्रवेश ले लेता है वहीं से उसको व्याकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा रायबर्न का मत है। तो दूसरा विकल्प आपके 18वें में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19,
गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन ये दोनों किसके भेद हैं? सस्वर वाचन के, आदर्श वाचन के, मौन वाचन के और अनुकरण वाचन के। तो मित्रों जो गंभीर वाचन और जो द्रुत वाचन होता है ये दोनों ही मौन वाचन के भेद है साथियों। किसके भेद है? दोनों ही मौन वाचन के भेद है। सस्वर के नहीं है, आदर्श के नहीं है, अनुकरण के भी नहीं है। ओनली तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग किया जाए, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाए और उपयुक्त सभी। तो साथियों ये जितने भी तीनों विधियां दे रखी है, तीनों का प्रयोग छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है। कि आप शब्दकोश का उपयोग कीजिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाए छात्रों में, शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग करें, तो ये सभी चीज़ें कारगर सिद्ध होगी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु। चौथा विकल्प आपका सही है 20वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 21। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, अर्थग्राह्यता में त्वरितता, ज़्यादा समय पढ़ाना और पढ़ने में मन लगाना। तो मित्रों मौन वाचन की गति यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो देखिए पढ़ने में मन लगाना, तो ये ज़्यादा समय पढ़ना या पढ़ने में मन लगाना, इससे मौन वाचन में गति नहीं बढ़ती है। बल्कि यदि अर्थग्राह्यता में त्वरितता लाना चाहते हो, अर्थग्राह्यता का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ समझते हुए यदि आप पढ़ते हो तो साथियों आपके मौन वाचन की गति ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। दूसरा विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 22। मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में, उपयुक्त सभी में। तो साथियों मॉन्टेसरी की जो अधिकतर विधियां हैं वो लेखन पर आधारित है, इसलिए इन्होंने पठन से पहले लेखन के बारे में भी बताया था, इसलिए लेखन शिक्षण में इनकी विधियों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 23। निम्न में से प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है? फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड और फिल्म खंड। मित्रों ओपेक प्रोजेक्शन हो, फिल्म खंड हो, फिल्म हो, तीनों ही प्रक्षेपित सामग्री है, लेकिन जो बुलेटिन बोर्ड है ये अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती है। तो तीसरा विकल्प 23 में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है? श्यामपट्ट, चार्ट्स, प्रतिरूप और चित्र। तो सर्वाधिक उपयोगी दृश्य, तो मित्रों दृश्य तो सभी है लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है श्यामपट्ट का। किसका किया जाता है? श्यामपट्ट का। अतः श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहा जाता है साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। बार बार प्रयोग करने पर भी यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है वैध, विश्वसनीय, व्यापक और वस्तुनिष्ठ। तो व्यापकता तो क्या होती है साथियों? संपूर्ण सिलेबस से प्रश्न पत्र का निर्माण करना। वैधता क्या होती है? जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र बनाया गया है उसकी पूर्ति करना। अब विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, तो साथियों वस्तुनिष्ठता में किसी प्रश्न का हर उत्तर एक ही होता है, जबकि विश्वसनीयता में बार बार प्रयोग करने पर भी परिणाम समान आता है साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ सही है 25 में। वैसे आप इसमें वस्तुनिष्ठता भी बताओगे, मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन इसमें वस्तुनिष्ठ मान रहा है, बट मेरा आंसर विश्वसनीयता ही रहेगा। प्रश्न कहता कि किसी प्रश्न का एक निश्चित उत्तर हो तो उसको हम फिर कह देते हैं वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में और उपयुक्त सभी में। तो मित्रों जो एक विभेदकारी परीक्षा होती है जिसका आयोजन विभेद करने के लिए ही किया जाता है, तो प्रतिभावान छात्र हो, चाहे सामान्य छात्र हो, चाहे कमजोर छात्र हो, सभी में यह अंतर जरूर करती है साथियों। आपके 26 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 27 है शिक्षण में मूल्यांकन आवश्यक है, इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है।
इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी होगा। इससे छात्रों के सबल व निर्बल पक्षों की जानकारी मिलेगी। इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि जो सबल और निर्बल पक्षों की जानकारी है छात्र की वो शिक्षक को मिल सके, हमें ये पता चल सके कि सबल मतलब कि कौन सा पक्ष मजबूत हो गया है छात्र का और कौन सा पक्ष निर्बल मतलब कमजोर है, ताकि उस पर कार्य करके उस पक्ष को भी मजबूत बनाया जा सके। ये सबसे बेस्ट विकल्प है साथियों। रोचक व प्रभावी बनाने के लिए तो सर्वाधिक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो ओनली सेकंड विकल्प सही माना जाएगा 27 में। साथियों देखना पड़ता है कि कौन सा लगाना है फर्स्ट चॉइस। ये सही मान ले, ये सही मान ले, ये सेकंड नंबर पे रहेंगे, तो आपको यही देखना पड़ता है। ज़्यादा दिन शेष नहीं है, अपनी रणनीति को सही जगह लेकर आओ और पूर्ण रूप से ऐसी तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सके। अभी भी आपके पास 37 दिन बाकी है, जो मेरे हिसाब से बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो साथियों बहुत ही जल्द एक वीडियो ला रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। बहुत ही शानदार मोटिवेशनल वीडियो है मित्रों। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना। तो मित्रों उपलब्धि परीक्षण जब बनाया जाता है तो इसमें शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखा जाता है, इसमें प्रश्न निर्माण किए जाते हैं, समंकन योजना तैयार की जाती है। लेकिन कमियों के कारणों की जानकारी उपलब्धि परीक्षण में न होकर के निदानात्मक परीक्षण में होती है साथियों। अतः दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 28 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से। वर्ष में 3 बार 2 अंतरिम जांचों एवं 1 अंतिम परीक्षा के माध्यम से अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से और वर्ष में कभी भी शिक्षक की इच्छा अनुसार। तो मित्रों सतत एवं समग्र मूल्यांकन की यदि हम बात करें तो इसी से ही वर्ष के अंत में नहीं होती है साथियों, बल्कि अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसमें सतत रूप से या लगातार रूप से ये चलती रहती है। विकल्प नंबर 3 सही है 29 में। अब 30वां और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों, लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रखा है तो। मित्रों बेल आइकन आप दबा सकते हो हमारे लेटेस्ट कंटेंट को देखने के लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 30, कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, साक्षात्कार द्वारा और मौखिक परीक्षा द्वारा। तो साथियों क्रियात्मक जिसमें छात्र के भाई कौन कौन सी क्रिया किस किस प्रकार से कर सकता है, इसका सबसे उचित मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा होता है साथियों। प्रथम विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका इतना प्यार मिला, बिल्कुल आपके लिए और बेटर चीज़ें मैं ज़रूर लेकर आऊँगा साथियों। मिलते हैं तो अगले वीडियो में।